हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना में। मित्रों, आज हम पुनः आपके समक्ष 20 प्रश्नों की वन लाइनर श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं। दूसरे भाग में इसका प्रथम भाग पहले दिया जा चुका है 20 प्रश्नों का, जिसमें कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और पुनः महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर, जहाँ से कि एक या दो प्रश्न जरूर से जरूर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, चार दरवेश नामक रचना का फारसी से दक्षिणी हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर होगा हुसैन अली खान। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी हिंदी में अनुवाद किया और हुसैन अली खान ने चार दरवेश का अनुवाद अपने पुत्रों के लिए किया था, अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए और चार दरवेश की जानकारी के लिए उन्होंने इसका अनुवाद दक्षिणी हिंदी में फारसी से किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, चंद छंद वर्णन की महिमा नामक प्रथम गद्य ग्रंथ किसने लिखा? तो चंद छंद वर्णन की महिमा नामक प्रथम गद्य ग्रंथ के लेखक हैं अकबर के दरबारी कवि गंग। और ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है और जितना चर्चित है उतना ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर तो लगभग सभी को पता होगा। यहाँ वर्णन वर्णन होगा, वर्णन की महिमा, वर्णन की जगह वर्णन। तो चंद छंद वर्णन की महिमा नामक हिंदी ग्रंथ को अकबर के समय में उनके दरबारी कवि गंग के द्वारा लिखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना करने वाले लेखक कौन थे? तो गुरुमुखी गद्य में खड़ी बोली में रचना जो कि गुरुमुखी गद्य में लिखी है, उसकी रचना को करने वाले हैं सोढ़ी मिहिरवान, दयाल अनेमी। मित्रों, और भी कई लेखक हैं जिन्होंने खड़ी बोली गद्य में किया था, जिसमें से हरित जी आते हैं, सोढ़ी मेहरबान, दयाल अनेमी। और सोढ़ी मेहरबान ने तो सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की थी। यह प्रमुख लेखक थे जिन्होंने कि गुरुमुखी लिपि तो गुरुमुखी अपनाई पर लिखा उसको खड़ी बोली गद्य में। ऐसे लेखक थे दयाल अनेमी और सोढ़ी मेहरबान और हरि जी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किसने किया? तो जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया पंडित दौलत राम ने। पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद 1761 ईस्वी में किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना? प्रौढ़ में यहाँ डबल मात्रा होनी चाहिए, प्रौढ़ गद्य लेखक किसे स्वीकार किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना की भाषा किस प्रकार की थी? तो भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना की भाषा मूलतः पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली थी। खड़ी बोली का तो पुर था, पर उसमें पंजाबी और ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ता था। पहले के गद्य इसी प्रकार लिखे जाते थे, पर रामचंद्र शुक्ल ने इसको ही परिमार्जित और प्रौढ़ गद्य ग्रंथ माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप वैसे तो सभी को याद ही होगा और नहीं याद है तो इसको याद ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वह ब्रिटिश में से आए हुए जो लोग थे उनको हिंदी की शिक्षा देना और भारत में ही बाबुओं को तैयार करना, जो कि अपने से नीचे को शिक्षा देकर ब्रिटिश सरकार के कार्य में सहयोग करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर किन दो लेखकों की नियुक्ति हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किए गए लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र जी। सदल मिश्र और लल्लू लाल को फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्ति मिली थी। शुरुआती गद्य के 4 लेखक, जिनमें से लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी, इंसाअल्लाह खां तथा
सदा सुखलाल जी प्रमुख रूप से आते हैं। इन चारों के नाम के बिना हिंदी गद्य की शुरुआत की चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसे महान लेखक थे ये लोग, जिनमें से 2 लोगों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखने वाले हैं लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र जी। ये भाषा मुंशी के पद पर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, रानी केतकी की कहानी नामक रचना किस वर्ष में लिखी गई? तो रानी केतकी की कहानी नामक रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में लिखी गई। प्रश्न नंबर 10, रानी केतकी की कहानी नामक रचना के लेखक कौन थे तथा इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रानी केतकी की कहानी का लेखक है इंसा अल्लाह खां तथा इसे उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना किस पुस्तक को आधार लेकर लिखा? तो मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण को आधार लेकर लिखा। सदा सुखलाल जी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआती गद्य लेखकों में आते हैं और मुंशी सदा सुखलाल, इनको नियाज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है सुख सागर एवं एक उर्दू रचना इन्होंने की थी मुंतखबुत बारीख के नाम से, और यह बहुत ही लौकिक और श्रृंगारमय रचना करते थे। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, ब्रज भाषा व्याकरण नामक रचना किसने लिखी? तो ब्रज भाषा व्याकरण नामक रचना के लेखक हैं लल्लू लाल जी। यह इनकी मौलिक रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी तथा किस भाषा में? तो वैसे साहित्य की दृष्टि से लल्लू लाल जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं और इनके बारे में और इनकी समस्त रचनाओं के बारे में ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करना चाहिए और आप लोग करते भी होंगे। तो प्रश्न है, लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से की तथा किस भाषा में की? तो इसका उत्तर है लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से ब्रज भाषा में की। मित्रों, रामचरितमानस के बाद बिहारी जी की लिखी हुई सतसई ऐसा ग्रंथ है जिसकी की सर्वाधिक टीकाएं मिलती हैं और इसको विभिन्न लेखकों ने टीका रचित किया और जिसमें से लल्लू लाल जी ने भी लाल चंद्रिका के नाम से इसमें अपनी टीकाएं प्रस्तुत की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लल्लू लाल जी की ब्रज भाषा गद्य में लिखी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो लल्लू लाल जी मुख्यतः तो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में आते हैं, पर इन्होंने ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी। तो लल्लू लाल जी ने राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका की रचना ब्रज भाषा गद्य में की तथा अन्य रचना इनकी खड़ी बोली गद्य में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है लल्लू लाल जी, जैसा कि हमने बताया। तो प्रश्न नंबर 15, लल्लू लाल ने अपने किस रचना में हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद किया है? तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देखते हैं। लल्लू लाल ने 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया। अभी हमने ऊपर इनकी 3 रचनाएं जो पढ़ी हैं ब्रज भाषा गद्य की, उसमें राजनीति आ गई। राजनीति का ही इन्होंने ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया था और इसमें हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। प्रश्न नंबर 16, उर्दू को यामिनी भाषा कहकर किसने पुकारा? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने वाले महान लेखक प्रेम सागर के रचयिता थे लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे और प्रेम सागर की रचना करते समय उन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात की थी। तो यामिनी भाषा उर्दू को कहने वाले कौन थे? लल्लू लाल जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? तो आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना करने वाले भी लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल जी ने आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना की और मित्रों, आगरा से पहले लल्लू लाल जी ने कलकत्ता में संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी, जिसका पुनः संस्थापन इन्होंने आगरा में किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। उपरोक्त कथन किस आचार्य का है? तो उपरोक्त कथन के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के पुरोधा हैं, पितामह भी कह सकते हैं। वैसे तो भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, नासिकोत्तोपाख्यान या चंद्रावती नाम की रचना किसने लिखी? नासिकोत्तोपाख्यान या चंद्रावती नामक रचना किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर है सदल मिश्र, और सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में इसकी रचना की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20,
नामक रचना किसकी है, जो कि 1806 ईस्वी में इसकी रचना की गई, 1806 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है सदल मिश्र। सदल मिश्र ने रामचरित्र नामक रचना की। और सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान अर्थात चंद्रावती, जिसको कि सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। और इन्होंने हिंदी पार्सियन वाक्यबुलरी नामक एक रचना 1809 ईस्वी में भी लिखी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। वैसे तो गद्य के चारों ही लेखक बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर सदल मिश्र भी प्रथम लेखक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को किस क्रम में रखा? तो आइए देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का क्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 आचार्यों को निम्न क्रम से रखा। सबसे पहले वह लिखते हैं सदा सुखलाल को, दूसरे नंबर पे इंसाल्लाह खां, तीसरे नंबर पे लल्लू लाल और चौथे नंबर पे सदल मिश्र। सदल मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने चौथे नंबर पे रखा है, और प्रथम नंबर पे रखा है सदा सुखलाल जी को, इंसाल्लाह खां को दूसरे नंबर पर और लल्लू लाल जी को तीसरे स्थान पर रखा है। प्रश्न नंबर 22 और हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई। और इसके बाद मित्रों की गई है आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना, जो कि 1833 ईस्वी में की गई। तो पहले कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना की गई, बाद में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना की गई, और इसका समय है 1817 ईस्वी। यानी कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना का वर्ष 1817 और आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना का वर्ष 1833। तो यह रहा 22 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। पुनः आपके समक्ष हम फिर प्रस्तुत होंगे और 20-22 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसी तरह हम 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन यह सीरीज पूरी करेंगे, जो कि 1 लाइनर रूप में है। मित्रों, यदि आप कोई सुझाव प्रेषित करना चाहते हैं तो आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है, और हमारे चैनल को आप लाइक अवश्य करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हमारा भी मनोबल बढ़ाइए और स्वयं भी बढ़ते रहिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।